नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ हूं नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हां दोस्तों, ये टॉपिक है चीन का BRI प्रोजेक्ट। आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट और कैसे चीन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, तो इसके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं फटाफट से इसे लाइक कर दें, लिंक को कॉपी करके इसे शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल जरूर से दबाएंगे आप सभी दोस्त लोग। क्लियर? चलिए, तो यहां पर दोस्तों टॉपिक आपके सामने मैंने बता दिया है और आप सब लोग इसे देख भी रहे हैं। चीन का BRI प्रोजेक्ट क्या है और कैसे दोस्तों चीन भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। ठीक, चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान रखिएगा। चलिए, यहां पर दोस्तों ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग, ध्यान दीजिए, यहां पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र ऐसे हैं जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और अन्य उत्तर भारत के जितने भी पीएससी हैं उनके एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो लोग नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए देखते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा लास्ट तक देख के वीडियो कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको जानकारी क्लियर हुई कि नहीं। ठीक, चलिए यहां पर दोस्तों हम लोग एक महत्वपूर्ण सूचना, यूपीपीसीएस 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी हमारे विजेता बैच में आपको मिलेगी, जिसमें हम आपको प्री का कंप्लीट सिलेबस दे रहे हैं दोस्तों, जीएस और सीटैट का। मेंस की संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हिंदी, निबंध और जीएस के सारे पेपर शामिल है। ये एक आंसर राइटिंग बैच नहीं है, केवल ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट पाठ्यक्रम हम लोग इसमें कवर करा रहे हैं। लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, हर टॉपिक की पीडीएफ नोट्स मिल रही है, आंसर राइटिंग क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है, ऐसे राइटिंग अवेलेबल है, फ्री मेंटरशिप है और ये बैच आपका यूपीपीसीएस 2024 मींस तक के लिए वैलिड होगा दोस्तों। तो एक कंप्लीट बैच है। अपनी तैयारी को अगर एक सही दिशा में करना चाहते हैं तो इसे ज्वाइन कीजिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। दोस्तों यहां पर आपके सामने क्लियर है, एक मैप आपको दिख रहा है दोस्तों, वन बेल्ट वन रोड या चीन का BRI प्रोजेक्ट। ये क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहां पर दोस्तों देखिए, बेसिकली इस पे बाद में आएंगे, पहले देखिए ये है क्या, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये परियोजना जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या वैश्विक कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक बहुआयामी विकास रणनीति है। बेसिकली चीन क्या कहता है, चीन ये कहता है कि वैश्विक कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई ये परियोजना है। बेसिकली चीन का कहना है कि जो पुराना सिल्क रूट था, जो पुराना चीन का रेशम मार्ग था, उसको वो रिवाइव कर रहा है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से। लेकिन वास्तविकता यह भी है दोस्तों कि इस रूट के माध्यम से हिंद महासागर में वो भारत को घेरने का प्रयास भी कर रहा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। ठीक है, इस पर विस्तार से इसलिए चर्चा करेंगे दोस्तों हम लोग, ये बात ध्यान देने वाली। वर्ष 2013 में चीन ने इसे लॉन्च किया और इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को स्थल और समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है। यह बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को स्थलीय मार्ग और समुद्री मार्ग से जोड़ना इस परियोजना का उद्देश्य है जो चीन करना चाह रहा है। 2013 में इस परियोजना को लॉन्च किया गया और समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग इसके दो भाग हैं, जिसके माध्यम से ये क्या कर रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र और अफ्रीका और यूरोप को जोड़ रहा है। क्लियर? चलिए, इस परियोजना को पहले वन बेल्ट वन रोड नाम दिया गया था, किंतु चीनी प्रभुत्व की बजाय अधिक खुले और समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए इसका नाम बदलकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया गया। पहले इसका क्या नाम था दोस्तों, तो वन बेल्ट वन रोड था, लेकिन चूंकि ये चीनी प्रभुता को ज्यादा दर्शाता था, वन बेल्ट वन रोड, एक मार्ग एक सड़क। ठीक है, तो वन बेल्ट वन रोड, एक बेल्ट एक सड़क, ये मतलब नहीं रखता। ये क्या है, ये क्या दर्शा रहा है, ये एक देश के प्रभुत्व को दर्शा रहा है। इसीलिए क्या किया, उसको समावेशी करने के लिए नाम को चेंज करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किया दोस्तों। थोड़ा विनम्र नाम है, जिससे और लोग जुड़े और लोग इस परियोजना में शामिल हों, इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन वास्तविकता तो वही है कि वन बेल्ट वन रोड ही है और चीन का प्रभुत्व ही रहेगा, ये सच्चाई है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर? चलिए, इस परियोजना में दो प्रमुख घटक शामिल हैं, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और समुद्री सिल्क रोड। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और समुद्री सिल्क रोड, यहां पर दो चीजें हैं,
इसके प्रमुख घटक हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों ये क्या है। यहां पे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने, ये देखिए, ये जो ब्लू कलर से डॉटेड लाइन से शो किया गया है दोस्तों, ये वाली लाइन जो है ये आपकी क्या है, सिल्क रोड, मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव, मतलब ये समुद्री मार्ग को दर्शा रहा है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा दक्षिण चीन सागर से आते हुए यहाँ पर क्वालालंपुर मलेशिया दिख रहा है आपको, यहां से सीधे कोलंबो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए नैरोबी, जिबूती, एथेंस, इसके बाद वेनिस, रॉटरडम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मॉस्को, इस्तांबुल, तेहरान, दुशांबे, इसके बाद देखिए पूरा जाके आपका यहां पर दोस्तों यहां तक पहुंचता है ये। और ये बेसिकली क्या है, ये जो ब्लू लाइंस हैं, डॉटेड लाइंस हैं, ये समुद्री मार्ग को रिप्रेजेंट करता है। और सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो है ये है जो स्थलीय मार्ग को रिप्रेजेंट कर रही है दोस्तों, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? सबको समझ में आ गई बात? तो दो प्रमुख घटक कौन कौन से हुए? दो प्रमुख घटक ये है आपके सामने, पहला सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो समुद्री मार्ग नहीं स्थलीय मार्ग है, याद रखिएगा। और समुद्री सिल्क रोड जो है ये आपका क्या है, ये आपकी समुद्री मार्ग है। ये वाली आपकी समुद्री मार्ग है, आप देख रहे होंगे ओशियन सागर के द्वारा जो है ये रास्ता जो है जा रहा है पूरा ऐसे। और ये वाला जो है ये स्थलीय मार्ग है जो आपको यहां पर दिख रहा है पूरा। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं दोस्तों चीन क्या कर रहा है। चीन जो है अपना विस्तार जो है, अपने विस्तार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन क्या कर रहा है, सीधे यहां तक दोस्तों यूरोप तक मार्ग का डेवलपमेंट कर रहा है इस परियोजना के माध्यम से। और यहां पर दोस्तों समुद्री मार्ग के माध्यम से यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर दक्षिण चीन सागर होते हुए यहां से दोस्तों आप देखिए हिंद महासागर, इसके बाद दोस्तों जिबूती, एथेंस, ये पूरा यूरोप तक यहां से भी जा रहा है। मतलब दो प्रकार के मार्ग हैं, समुद्री मार्ग और सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। इसके माध्यम से चीन लगभग एशिया और यूरोप को कवर कर रहा है। और इसमें दोस्तों भारत भी दोस्तों कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, यहां पर एशिया में, इंडियन ओशन में दोस्तों चीन की पूरी प्रेजेंस यहां पर इस तरीके से आपको दिख रही है। और यही दोस्तों क्या है, यही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है दोस्तों। बेसिकली इसके माध्यम से चीन क्या कर रहा है, ये चीन का जो BRI है, ये भारत क्या कहता है, भारत इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि मोतियों की माला, मतलब चीन की क्या प्लानिंग है, चीन की प्लानिंग ये है इस तरीके से दोस्तों क्या करना, इस तरीके से भारत को घेरना। चीन की यही प्लानिंग है और इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे दोस्तों हम लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस तरीके से चीन भारत को घेर लेगा इस परियोजना में। क्यों? क्योंकि चीन भारत के पड़ोसी देशों को टारगेट कर करके उनको अपनी BRI परियोजना में शामिल करा रहा है। पहले आप देख सकते हैं श्रीलंका, आप देख सकते हैं बांग्लादेश, आप देख सकते हैं म्यांमार, आप देख सकते हैं पाकिस्तान, ठीक है, और अब मालदीव। तो सभी दोस्तों की आपके जो भारत के पड़ोसी देश हैं दक्षिण एशिया के, हिंद महासागर के साथ साथ इन पड़ोसी देशों में चीन क्या कर रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीन की नीति है। इसका जवाब हम कैसे देंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपको पहले तो मैंने ये बताया कि दो मार्ग हैं, एक स्थलीय मार्ग जो ये है और एक समुद्री मार्ग जो ये आपको यहां पर शो हो रहा है। क्लियर? ठीक है, अब दोस्तों ये भी आपको यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं यहां पर सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। यह घटक भूमि परिवहन मार्गों के नेटवर्क के माध्यम से पूरे यूरेशिया में कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। बेसिकली क्या है दोस्तों, आप देखिए यह क्या है, ये आपका भूमि परिवहन मार्ग, ये भूमि परिवहन मार्गों का एक नेटवर्क है जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और पूरे यूरेशिया में, मतलब पूरे यूरोप और एशिया में कनेक्टिविटी, आधारभूत ढांचा और व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। बेसिकली ये चीन का कहना है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात याद रखिएगा कि चीन का प्रभुत्व भी इन देशों में बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि चीन अगर क्या करेगा, इतने बड़े व्यापारिक मार्ग का डेवलपमेंट कर सकता है यहां से लेकर पूरे यूरोप तक, तो इसका मतलब आप समझिए चीन का प्रभुत्व भी निश्चित तौर पर दोस्तों बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर? ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों समुद्री सिल्क रूट जो है वो क्या है, यह बंदरगाहों, शिपिंग मार्गों और समुद्री बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के रूप में समुद्री कनेक्टिविटी और सहयोग पर बल देता है। बेसिकली मतलब यहां पर क्या है, यहां पे लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और यहां पर दोस्तों समुद्री आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है, जिसमें आपका बंदरगाह, शिपिंग मार्ग और समुद्री बुनियादी ढांचा की परियोजनाएं शामिल हैं। उनकी कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है।
क्लियर। यह कहां से शुरू होता है? दक्षिण चीन सागर से शुरू होकर भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर के आसपास होते हुए अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचता है। बेसिकली दक्षिण चीन सागर से शुरू होगा, फिर दक्षिण पूर्व एशिया, फिर हिंद महासागर के होते हुए अफ्रीका और यूरोप, जो मैंने आपको दिखाया भी था। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपके मार्क आपके सामने क्लियर है। ये आपका देखिए, आप सभी लोग देख सकते हैं, दिस इज आपका दोस्तों ये मार्क आप देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपका ये पूरा दोस्तों आप देखिए इंडियन ओशन होते हुए यहां तक आपका जा रहा है दोस्तों। क्लियर। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये समुद्री मार्ग है, ये स्थलीय मार्ग है। ये दोनों दोस्तों क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंग, दो अंग है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। आप याद रखिए, इसी में दोस्तों ये पाकिस्तान का एक ग्वादर पोर्ट है दोस्तों, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है दोस्तों। इसका डेवलपमेंट भी क्या कर रहा है? चाइना कर रहा है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत, मतलब इस तरीके से दोस्तों आप देखिए, इस तरीके से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दोस्तों वो क्या कर रहा है? चीन डेवलप कर रहा है। और ये बेसिकली पाकिस्तान में नहीं है, ये भारत के पीओके से होकर गुजरता है, जो भारत की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि यहां पर दोस्तों अगर व्यापार हो के लिए सड़कें बनेंगी, बंदरगाह का डेवलपमेंट अगर हो रहा है ग्वादर का, तो निश्चित तौर पर दोस्तों याद रखिएगा, उन सड़कों का उपयोग सैन्य वाहनों की आवाजाही के लिए भी आराम से किया जा सकता है। सैनिकों की आवाजाही भी सुगम हो जाएगी, चीन के लिए बहुत ही ज्यादा आसान। क्लियर। तो याद रखिएगा, भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा और भारत की संप्रभुता पर चोट है, क्योंकि पीओके जो है वो हमारा हिस्सा है। मैंने एक वीडियो किया था, पीओके में उठी आजादी की मांग, आप लोग जाइए करंट इश्यूज की प्लेलिस्ट में, पूरा दोस्तों मैंने वीडियो बताया है कि क्यों मांग उठ रही है, क्यों वहां पे पाकिस्तान जो है बुरी तरह से लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। ठीक, जरूर देखिए दोस्तों। क्लियर। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये भी दोस्तों इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्लियर। इसीलिए भारत को इस परियोजना से ऑब्जेक्शन है। इसके साथ साथ चीन की नीति क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मतलब भारत को चारों तरफ से घेर लेना हिंद महासागर में। ये चीन की वास्तविक एजेंडा या नीति है दोस्तों। क्लियर। चलिए, यहां हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, बीआरआई परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चीन जो बताता है, बुनियादी ढांचा, व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना, आधारभूत सुविधाएं डेवलप करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ाना। ये दोस्तों इसका उद्देश्य चीन ये कहता है दोस्तों। लेकिन वास्तविकता ये है, आप सबको याद होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे दोस्तों पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए इनिशियली पहले केवल व्यापार करने के उद्देश्य आई, लेकिन बाद में कितने वर्षों तक शासन किया भारत पर, कितने वर्षों तक अन्य देश अफ्रीकी देशों पर शासन किया। लगभग पूरे विश्व पर दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? व्यापार के साथ शासन भी किया अंग्रेजों ने, और पूरा विश्व इस बात का गवाह है। तो चीन भी दोस्तों पूरा वही मॉडल अख्तियार करता है और उसी पद्धति पे चल रहा है। चीन अपने आप को व्यापारिक अर्थव्यवस्था बना के रखा हुआ है, लेकिन ये बात याद रखिए, ये सच नहीं बदलता। जिस रास्ते से व्यापारिक जहाज या वाहन जा सकते हैं, उस रास्ते से निश्चित तौर पर सेना के जहाज और वाहन भी जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होती। क्लियर हो गई बात? पहले व्यापार करेंगे लीगल तरीके से, फिर जब शक्ति बढ़ जाएगी, धन संपदा, आर्थिक शक्ति बन जाएंगे, तो फिर शासन संबंधी अधिकार लेंगे। यही काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया और भारत इसको बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए भारत ने इस परियोजना में शामिल होने से मना कर दिया, स्ट्रेट अवे नो। ठीक। और अभी हाल ही में चाबार पोर्ट भारत को मिल गया है, मैंने वो भी कवर किया, करंट इश्यूज की प्लेलिस्ट में जाइए देखिए क्यों चाबार पोर्ट भारत के लिए इंपॉर्टेंट था। इस परियोजना को इनकाउंटर करने के लिए उसका बहुत बड़ा रोल था दोस्तों। ठीक। चलिए, इस पहल में रेलवे, बंदरगाह, राजमार्ग और ऊर्जा बुनियादी ढांचे सहित परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला भी शामिल है दोस्तों, जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर हम लोग देख लेते हैं बेसिकली क्या है। बेसिकली ये है भौगोलिक गलियारा। बेसिकली ये भूमि आधारित सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट विकास के लिए 6 प्रमुख गलियारों की कल्पना करता है। मतलब जो आपकी भूमि आधारित सिल्क रोड है, जो आपका लैंड वाला जो रूट है सिल्क रूट, वो आपके उसके 6 डिविजन्स हैं। कौन कौन से? ध्यान दीजिए, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसकी बारे में मैं बात कर रहा था, सीपीईसी, जो चीन के जिंजियांग से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करता है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा इसके बारे में। क्लियर। न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन इंडो चाइना प्रायद्वीप इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन मंगोलिया रूस इकोनॉमिक कॉरिडोर,
चीन मध्य एशिया पश्चिम एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर और चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, यहां पर दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली है कि जो छठा कॉरिडोर है ये पहले क्या था, इसमें बांग्लादेश और भारत भी शामिल थे, लेकिन भारत ने जब इसमें शामिल होने से मना कर दिया तब ये चेंज करके चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा कर दिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर दोस्तों देखिए यही चीज मैंने आपको बताई भी है। बीआरआई में बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा पहले शामिल था, बाद में चीन के पश्चिम में जिंजियांग से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के माध्यम से ग्वादर के अरब सागर बंदरगाह तक चलने वाले सीपेक पर अपना विरोध जताते हुए बीआरआई में शामिल होने से भारत ने परहेज किया। भारत के भाग न लेने से बीसीआईएम गलियारे का निर्माण न हो पाया, इसकी जगह बाद में लॉन्च किया गया चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा। समझ में आ गई बात, भारत ने क्यों मना किया? चीन के जिंजियांग से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक दोस्तों एक सीपेक का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। कौन बना रहा है दोस्तों? चाइना। क्लियर? और ये दोस्तों भारत के पीओके से गुजरता है, भारत के हिस्से के कश्मीर से गुजरता है, जिस पर पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से कब्जा किया है और ये भारत की संप्रभुता पर चोट है, बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए भारत ने क्या किया? मना कर दिया, स्ट्रेट अवे नो। ठीक, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद दोस्तों इसका आर्थिक प्रभाव क्या होगा? बीआरआई से जुड़े देशों के व्यापार और निवेश में वृद्धि दर्ज की गई, जिसके परिणाम स्वरूप आपसी सहयोग में प्राथमिकता और नीतिगत लाभ प्राप्त हुए। मतलब जो बीआरआई से जुड़े हुए देश हैं इनमें व्यापार और निवेश में वृद्धि दर्ज की गई। ठीक, और आपसी सहयोग में प्राथमिकता और नीतिगत लाभ भी हुए हैं जो भी देश आपके शामिल। लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर चीज जो होती है उसकी एक कीमत होती है। कीमत क्या है? कीमत है संप्रभुता, जो दिखती नहीं है। जो दिखती नहीं है दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर आपके लिए क्या करेगा? मार्ग बनाएगा चलने के लिए, तो वो आपको चलने देगा, उसके लिए कुछ कीमत भी लेगा। वो कीमत क्या है? वो कीमत है आर्थिक जंजाल। वो आर्थिक जंजाल किसमें? जिसमें श्रीलंका को चीन ने फंसाया, आपने न्यूज में देखा होगा, ऋण जाल। अफ्रीकी देश चीन के ऋण जाल से परेशान है, आप देख रहे होंगे। अभी मालदीव्स का आप देख रहे हैं दोस्तों, आप बांग्लादेश का आप देख चुके हैं। इस तरीके से दोस्तों क्या कर रहा है चीन? इन छोटे छोटे देशों को क्या कर रहा है? अपने ऋण जाल में फंसा रहा है। ठीक, क्लियर हो गई बात? चलिए, बीआरआई भागीदारों के माध्यम से के साथ व्यापार में, बीआरआई में जितने भी देश शामिल हैं उनके व्यापार में 6.4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2013 से 2022 के बीच में 19.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। मतलब बीआरआई में शामिल जितने देश हैं उनके बीच में व्यापार 10 सालों में 19.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है दोस्तों, ये आंकड़े बताते। ठीक, इसके बाद दोस्तों भारत का रुख क्या है बीआरआई पर? भारत का क्या रुख है ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? देख लिए, भारत क्या है दोस्तों? संप्रभुता और पारदर्शिता के आधार पर इस परियोजना का विरोध करता है और वर्ष 2017 से 19 में चीन द्वारा आयोजित बीआरआई शिखर सम्मेलन का भी भारत ने बहिष्कार किया। शंघाई सहयोग संगठन द्वारा बीआरआई संयुक्त बयानों का समर्थन भी भारत ने नहीं किया। भारत ने स्ट्रेट अवे क्या दिया है, चूंकि इस परियोजना में एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी आता है और वो भारत के कश्मीर से होकर गुजरता है, इसलिए भारत इस परियोजना में शामिल नहीं होगा। और भारत इस परियोजना का लगातार विरोध कर रहा है, सभी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर उसने विरोध किया है। और 2 सालों में चीन द्वारा जितने भी बीआरआई शिखर सम्मेलन आयोजित किए, भारत ने इसका बहिष्कार किया। और एससीओ में भी जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होता है एससीओ मीटिंग में बीआरआई को लेकर, उसको भी भारत क्या करता है? उससे भी दरकिनार करता है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता। भारत ने क्लियर कट बोल दिया और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये देशों की संप्रभुता पर खतरा है। ये श्रीलंका को महसूस हुआ है, ये आपका मालदीव को महसूस होगा, ये आपका बांग्लादेश को महसूस हो चुका है, ये म्यांमार को महसूस हो चुका है, और जितने अफ्रीकी देश दोस्तों जो हैं उन सबको ये चीज महसूस हो चुकी है। चीन अपने रणजाल में पहले फंसाकर अपनी रणनीतियां जो है एक्सेप्ट कराता है, रणनीतिक ढांचा जो है वो ले लेता है आपसे। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। बीआरआई पर भारत की मुख्य आपत्ति यह है कि इसमें सीपेक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शामिल है, जो पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, जिस पर भारत अपना दावा करता है। भारत दावा नहीं करता, भारत का ही है। और वहां पे अभी देखिए मांग भी उठ रही है कि हमें भारत सरकार अपने में शामिल कर ले, भारत सरकार अपने में शामिल कर ले, या तो हमें आजादी चाहिए या तो भारत में हम शामिल होना चाहते हैं। पाकिस्तान का हिस्सा रहना नहीं चाहता पीओके, और ये 1947 में ही हो जाना चाहिए था। क्लियर? चलिए,
अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया एंड चाइना फेस ऑफ अगेन एट बॉर्डर। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? ये हो रहा है लगातार इसलिए क्योंकि चीन को क्या करना है, चीन को कहीं ना कहीं एक ये भी एजेंडा अपना साधना है कि फेस ऑफ की आड़ में चीन, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है इसकी आड़ में चीन इंडिया का दिमाग डाइवर्ट करना चाहता है और अपनी ये सीपेक की परियोजना को पूरा भी करना चाहता है जल्द से जल्द। समझ में आ रही बात? और अभी हाल ही में आपने देखा होगा चीनी सैनिक, जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम चल रहा है, चीनी सैनिक दोस्तों वो सुरक्षित नहीं है, आए दिन उन पर अटैक हो रहे हैं। और चीन ने अभी स्टेटमेंट दिया था कि अब हम, पाकिस्तान की सेना हमारे लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, हमारे कारीगरों को, वर्कर्स को, अब चीनी सैनिक उसमें तैनात किए जाए। चीन चाहता है कि चीनी सैनिक वहां पर जाएं और उनकी सुरक्षा करें। अब आप समझिए, चीनी सैनिक अगर आ गए दोस्तों तो अब आप समझ जाइए एजेंडा क्या है। क्लियर कट एजेंडा है, एक बार सैनिक चले गए तो फिर वो वापस नहीं आने वाले। ठीक है, तो पाकिस्तान को आर्थिक उपनिवेश बनाने की पूरी प्लानिंग है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद दोस्तों भारत का क्या तर्क है, और यह भी तर्क भारत ने दिया कि बीआरआई परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, कानून के शासन, वित्तीय स्थिरता का सम्मान करना चाहिए और मेजबान देशों के लिए ऋण जाल या पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इंडिया ने वार्न किया, देखिए पूरे वर्ल्ड को, कि यहां पर दोस्तों चीन क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन नहीं कर रहा, रूल ऑफ लॉ नहीं देख रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सम्मान नहीं कर रहा है किसी देश के। वो क्या कर रहा है, वो मेजबान देशों के लिए डेब्ट ट्रैप क्रिएट कर रहा है, ऋण जाल क्रिएट कर रहा है जिसके द्वारा उसको ब्लैकमेल किया जा सके, पर्यावरणीय जोखिम उत्पन्न कर रहा है और सोशल रिस्क भी उत्पन्न कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। क्लियर? इसके बजाय भारत ने अन्य कनेक्टिविटी पहलों को बढ़ावा दिया है, जिसमें वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए साझेदारी, विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु G7 पहल, ये सारे इसमें शामिल है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा इसमें शामिल है, जो चाबार पोर्ट के साथ जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो इंडिया की कनेक्टिविटी पूरे यूरोप तक हो जाएगी। ये मैंने दोस्तों चाबार पोर्ट वाले वीडियो में बताया है पूरा डिटेल में, उस वीडियो को जरूर देखिए, करंट इश्यू की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर अवेलेबल। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहां पर क्या है, चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स द्वारा भारत की रणनीतिक घेराबंदी। अब ये चीन तो कह रहा है कि बीआरआई है, लेकिन बेसिकली क्या है दोस्तों, ये बीआरआई तो है लेकिन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है भारत के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारत की प्रगति उसको कतई बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये एकदम स्वाभाविक सी बात है, देखिए भारत ने ही पंचशील समझौता चीन के साथ किया था, चीन को यूएन में मेंबर बनाने के लिए भारत ने ही प्रपोज किया था, ऑप्शन भारत के पास था कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए, लेकिन भारत के द्वारा चीन का नाम रिकमेंड किया गया कि चीन को बना दिया जाए। पंचशील समझौता हमने साइन किया, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भारत ने दिया चीन के लिए, लेकिन चीन ने धोखा किया, 62 की लड़ाई, अटैक कर दिया और तिब्बत पर कब्जा किया, फिर भारत पे अटैक किया। और चीन हमेशा आए दिन आप देखते होंगे कि जो भारत और चीन का बॉर्डर है, वो अक्सर जो इसके सैनिक हमारे बॉर्डर के क्षेत्र में आ जाते हैं, और चीन कभी भी कोई सीमा समझौता नहीं करता, ना भारत के साथ किया है ना किसी देश के साथ किया है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम भी बना रहा है, जिससे ब्रह्मपुत्र के पानी को क्या कर सके, रोक सके, कम किया जा सके। चीन की नीति एकदम क्लियर है, वो भारत को आगे प्रोग्रेस नहीं करने देना चाहता, लेकिन किसी के अंदर इच्छा शक्ति है तो कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। अब भारत 1962 का भारत नहीं है जिसको रोका जा सके। क्लियर? ये चीन की गलतफहमी है। अब देखिए, चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक भू राजनीतिक और रणनीतिक पहल को संदर्भित करता है, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर चीन द्वारा वित्त पोषित, स्वामित्व या नियंत्रित बंदरगाहों और अन्य समुद्री अवसंरचना सुविधाओं के एक नेटवर्क का निर्माण करना शामिल। बेसिकली चीन क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत हिंद महासागर के इस क्षेत्र में विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर चीन द्वारा वित्त पोषित, स्वामित्व या नियंत्रित बंदरगाहों और अन्य अवसंरचनाओं का निर्माण करके चीन भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब मोतियों की माला। क्लियर? ठीक है, ध्यान रखिएगा। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से जुड़े कुछ उल्लेखनीय स्थानों में पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह, बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जिबूती शामिल है दोस्तों। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी। इसके अतिरिक्त दोस्तों सूडान, मालदीव, सोमालिया और सेशल्स में भी दोस्तों चीन क्या कर रहा है, आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कर रहा है दोस्तों, जो जिससे भारत को इंडियन ओशन में घेरा जा सके। ये बात डाउटफुल नहीं है, 100% श्योर है दोस्तों। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आपको समझना चाहिए, ये एग्जाम में के लिए भी इंपॉर्टेंट है
जो सिविल सेवा के छात्र हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है और कैसे चीन भारत को घेर रहा है, और इसका उत्तर आपको यहां पर मिलेगा। क्लियर? तो BRI परियोजना के अंतर्गत दोस्तों चीन ने क्या किया, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, आप देखिए यहां पर मैंने एक फिगर में बताया भी आपको, ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है ये। क्लियर? इसके बाद श्रीलंका है, ये श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। इसके बाद दोस्तों ये आप देखिए, ये आपका चिटगांव पोर्ट है, ये आपका चिटगांव पोर्ट है। ठीक है, और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं अपग्रेडेड पोर्ट फैसिलिटी यहां पर भी आपको दिख रही है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब यहां पर आपको क्या है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये दोस्तों इस तरीके से क्या कर रहा है, चीन भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। आपको सीधे सीधे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में ये दिख रहा है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। क्लियर? क्या क्या मैंने आपको पहले दिखाया, आप देखिए यहां पर पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोटा, बांग्लादेश का चटगांव और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जिबूती। क्लियर? आपको मैंने फिगर के माध्यम से भी दिखाया। एक और फिगर आप देख सकते हैं यहां पर, एकदम स्पष्ट रूप से आपके लिए मैंने दिखाया है, यहां पर म्यांमार का सितवे पोर्ट, बांग्लादेश है, ये म्यांमार का सितवे पोर्ट है, लेकिन बांग्लादेश का चटगांव ये दोस्तों आपका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंतर्गत, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, मालदीव्स यहां पे आप देखिए, इसके बाद ग्वादर, इसके बाद यहां पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जिबूती, और ये आपका यहां पे कहां तक जा रहा है दोस्तों, यहां पर ये आपका सूडान तक जा रहा है दोस्तों। ये आप पूरा आप देख सकते हैं, ये हिंद महासागर में भारत की घेराबंदी नहीं है दोस्तों, आप सभी लोग देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। और चीन का व्यापारिक मार्ग तो है, चीन ये कह रहा है, लेकिन इंडियन ओशन में चीन क्या कर रहा है, भारत को घेर भी रहा है। और ऊपर से यहां पर देखिए, यहां पर आप सीधे सीधे देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से जो इनका जो मार्ग आ रहा है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए। आप सीधे सभी लोग याद रखिए, ये सीपेक है दोस्तों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चीन के जिंजियांग से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक दोस्तों भारत के पीओके के रास्ते से गुजर रहा है। ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, उसके दो हिस्से हैं, एक गिलगिट बाल्टिस्तान और नीचे दक्षिणी वाला हिस्सा, उसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, ये हिस्से से गुजर रहा है, इस पे भारत को 100% ऑब्जेक्शन है, और वो ऑब्जेक्शन हमेशा रहेगा, क्योंकि ये कश्मीर पूरा का पूरा भारत का है। और बहुत जल्द आप देखिएगा वहां के लोग ही मांग करने लगे हैं, ये भारत का राजनीतिक रूप से भी भारत का हिस्सा होगा। ठीक? क्लियर? चलिए, इसके बाद दोस्तों यहां पर BRI से संबंधित कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिसकी आलोचना हो रही है। संप्रभुता तो है ही है, उसका हनन चीन करेगा ही करेगा, और भारत ने ऑब्जेक्शन कर ही दिया है। अन्य देश भी धीरे धीरे समझ गए हैं। देखिए, पहले फिलीपींस बाहर हुआ इस परियोजना से, उसके बाद G7 की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का विश्व की 7 देशों का समूह है G7, उसमें शामिल इटली ने भी अब इस परियोजना को एग्जिट कर दिया। अब लोगों को चाइना की असल नीयत दोस्तों समझ में आ रही है। ठीक? BRI परियोजनाओं की ऋण स्थिरता और पारदर्शिता, विशेष रूप से कमजोर शासन, अधिक भ्रष्टाचार और कम क्रेडिट रेटिंग वाले देशों में, ये सबसे पहली चीज दोस्तों, ऋण बोझ जो है एक बहुत बड़ा कारण है, याद रखिएगा। कुछ आलोचकों ने चीन पर श्रीलंका और जाम्बिया जैसे देशों को धन उधार देकर ऋण जार कूटनीति में उन्हें शामिल करने का आरोप लगाया। पहले आप देखेंगे चीन ने क्या किया, श्रीलंका को उकसाया, ऋण दिया, लोन दिया, और उसके बाद अपने ऋण जाल में फंसा लिया। फिर श्रीलंका को समझ में आया नहीं कि चीन सगा नहीं है हमारा, चीन ने हमारे साथ जो किया है वो छला है हम, इसलिए फिर उसने हमारे रिलेशंस को नॉर्मल किया। पहले इंडिया के साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे थे, बीच में चीन के प्रभाव में आकर उसने वही काम किया जो आज मालदीव कर रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक? फिर वही काम दोस्तों, आप देखिए ऋण जाल कूटनीति, जो अंततः ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं, और फिर चीन उन देशों की रणनीतिक संपत्तियों को जब्त कर लेता है या बदले में उनसे राजनीतिक रियायतों की मांग करता है। मतलब पहले ऋण देगा, आप ऋण चुका नहीं पाएंगे, चीन को पता है बहुत अच्छे से, फिर क्या करेगा, स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज मांगेगा, रणनीतिक संपत्तियां आपसे मांगेगा, पोर्ट मांग लेगा, या लॉन्ग टर्म कहेगा 40 साल के लिए लीज पर दे दीजिए हमें। उसके बाद क्या कहेगा, और वो नहीं करेगा तो कहेगा आप राजनीतिक रियायतें दीजिए हमें व्यापार करने के लिए। मतलब एक तरीके से आर्थिक रूप से कब्जा हो गया देश के ऊपर, आर्थिक उपनिवेश बन गया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। याद करिए दोस्तों, हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया स्पेक्ट्रम की क्लास में, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अधिकार किया। क्लियर? ठीक है, स्पेक्ट्रम की वीडियो की प्लेलिस्ट है, जाइएगा, ईस्ट इंडिया यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखिएगा, 4 से 5 वीडियो है, मैंने पूरा बताया दोस्तों कैसे पुर्तगाली आए, कैसे उन्होंने विस्तार किया भारत में, कैसे उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए,
और कैसे इन्होंने दोस्तों विस्तार किया भारत में, ये पूरा मैंने बताया। वो सीखने वाली चीजें दोस्तों, इतिहास में बताता है कि क्या चीज हमें नहीं करनी है। क्लियर? चलिए, इसके बाद दोस्तों ये देखिए बहुपक्षीय शासन। यहां पर दोस्तों बीआरआई बहुपक्षीय पहल नहीं है, बल्कि अधिकतर द्विपक्षीय परियोजनाओं का एक संग्रह है। यह डिसेंट्रलाइज दृष्टिकोण, समन्वय और शासन संबंधी चुनौतियों को खड़ा करता है। मतलब कोई इंटीग्रेटेड दोस्तों यहाँ पर क्या है, कोई परियोजना नहीं है। ये क्या है, सारी की सारी परियोजनाएं डिसेंट्रलाइज है, 6 अलग अलग परियोजनाएं, इसलिए एकजुटता का अभाव है। ठीक है, शासन संबंधी चुनौतियों को उत्पन्न करता है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जैसी पहलों के विपरीत बीआरआई में केवल केंद्रीकृत शासकीय संरचना का अभाव है। बीआरआई में एक केंद्रीय संरचना का अभाव है, जिससे मुद्दों को सामूहिक रूप से संबोधित करना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। क्लियर? इसके बाद दोस्तों राजनीतिक तनाव। भारत चीन सीमा विवाद जैसे भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और विवादों ने कुछ क्षेत्रों में बीआरआई परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित किया। ये राजनीतिक तनाव पहल की प्रगति को कमजोर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और भारत ही नहीं दोस्तों, देखिएगा धीरे धीरे भविष्य में चीन की यह परियोजना धीरे धीरे विफल हो जाएगी। और आज ये तर्क भी लोग एजेंसीज बोलने लगी हैं, चीन ने इतना इन्वेस्टमेंट किया उसके बावजूद भी कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट दोस्तों, बहुत बड़े नेशंस इस परियोजना को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ना पश्चिमी देश सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें अमेरिका और यूरोपियन कंट्री शामिल है, और ना भारत कर रहा है। और धीरे धीरे फिलीपींस, इटली ने भी एग्जिट कर दिया। आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे देश ही बस इसमें शामिल हैं, जिसमें श्रीलंका है, मालदीव आप देख रहे हैं। ठीक है, अफ्रीकी देश हैं छोटे छोटे जो शामिल है, उन्हीं को लेकर दोस्तों चीन इस परियोजना को चला रहा है। ठीक, पर्यावरण और सामाजिक चिंताएं भी इसमें शामिल है। ठीक है, मतलब संभावित पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों के लिए आलोचना का भी चीन को सामना करना पड़ रहा है। जो बुनियादी ढांचा परियोजना चीन विकसित कर रहा है, तो उस पर पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव भी जो हो रहे हैं, उसके लिए भी चीन को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। क्लियर? बीआरआई परियोजनाएं पर्यावरण के दृष्टिकोण से धारणीय है और स्थानीय समुदायों की भलाई पर विचार करना चुनौतीपूर्ण है। ये भी बात एक सोचने वाली है। सस्टेनेबल है कि नहीं ये परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स, ये भी देखना दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके बाद दोस्तों रणनीतिक चिंताएं, आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, विशेष रूप से साझेदार देशों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर चीन के बढ़ते प्रभाव और नियंत्रण के संबंध में भू राजनीतिक चिंताओं को बढ़ा दिया है। मतलब बीआरआई में जितने भी देश शामिल हैं, उनकी रणनीतिक परियोजनाओं में चीन की प्रेजेंस हो गई है, चीन का नियंत्रण हो गया है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट में चीन का क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। अब क्या है, रणनीतिक रूप से चीन के पास कंट्रोल है उन देशों का। ये स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। ठीक, क्योंकि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं हैं जिन्हें चीन विकसित कर रहा है, चीन का प्रभाव बढ़ा, चीन का नियंत्रण बढ़ा, इसलिए भू राजनीतिक चिंताएं भी बढ़ गई हैं कि उन देशों पर भविष्य में एक तरीके से अधिकार भी चीन का हो जाएगा। क्लियर? इन चिंताओं ने कुछ देशों को इस पहल में अपनी भागीदारी का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है। इसी कारण दोस्तों फिलीपींस से एग्जिट हुआ, इसी कारण दोस्तों इटली ने छोड़ा, और देखिएगा धीरे धीरे बहुत सारे दोस्त इस परियोजना से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक, यहां पर दोस्तों चीन के आक्रामक कदमों पर दोस्तों भारत की प्रतिक्रिया क्या है। मतलब चीन ने जो कदम उठाए हैं, बीआरआई परियोजना या इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कह लीजिए, जो हिंद महासागर में भारत की घेराबंदी कर रहा है दोस्तों, उसका जवाब भारत ने कैसे दिया है, तो यह भी देखना जरूरी है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं, भारत हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को सामूहिक रूप से संबोधित करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ सक्रिय रूप से संलग्न हुआ है। मतलब भारत ने जो वैश्विक रणनीतिक गठबंधन किए, इसके बाद ही किए दोस्तों, क्योंकि भारत को समझ में आ गया कि अब भारत अगर नहीं करेगा तो भारत के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, चीन मुश्किल कर देगा। और चीन ने 1962 में धोखा ऑलरेडी दिया हुआ है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए भारत ने देखिए क्वाड को शामिल किया। भारत क्वाड में शामिल हुआ। क्वाड मतलब क्या, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। मैंने ऑलरेडी दोस्तों एक वीडियो इस पर भी बनाया है, करंट इश्यूज की प्लेलिस्ट देखिए। क्वाड क्या है और कैसे इस क्वाड में भारत शामिल नहीं। क्लियर? तो क्वाड क्या है दोस्तों, यह 4 लोकतांत्रिक देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का समूह है। ये सभी 4 लोकतांत्रिक राष्ट्र होने का एक समान आधार रखते हैं और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित का समर्थन करते हैं। ये चारों देश ऐसे हैं जो निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए साझा हित रखते हैं दोस्तों। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए दोस्तों ये क्वाड भारत ने ज्वाइन किया। और दोस्तों चाइना इसे क्या कहता है, चाइना इसे क्या कहता है, एशियाज नाटो कहता है। क्या कहता है, चाइना कहता है ये एशिया का नाटो है। नाटो मतलब अमेरिका के नेतृत्व वाला वह संगठन जो पूरे विश्व में एक तरीके से कह लीजिए
अपनी सैन्य क्षमता के लिए जाना जाता है। क्लियर, जिसको लेकर रूस यूक्रेन युद्ध भी हुआ अल्टीमेटली, ये भी आपको पता है बहुत अच्छे। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा, अमेरिका के नेतृत्व वाला संगठन है, जिसमें किसी भी एक देश पर आक्रमण वो अमेरिका के विरुद्ध या पूरे नाटो देशों पर आक्रमण माना जाता है, और सब देश मिलकर क्या करते हैं, उस देश पर आक्रमण करते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो क्वाड हालांकि सैन्य गठबंधन नहीं है, भारत ने कभी से सैन्य गठबंधन नहीं बनने दिया, ठीक है, लेकिन ये संगठन भारत ने ज्वाइन किया। I2U2 या भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई का नया समूह है। इन देशों के साथ गठबंधन के निर्माण से क्षेत्र में भारत की भू राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हुई। इजराइल, अमेरिका, यूएई और यूएस, इसमें दोस्तों भारत के साथ 4 देश हैं, मतलब टोटल 4 देश हैं, जिस साझेदारी से भारत की रणनीतिक स्थिति और स्ट्रांग हुई है। इसके अलावा दोस्तों भारत ने क्या किया, भारत ने मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें भी दोस्तों भारत शामिल हुआ, और वैकल्पिक व्यापार और कनेक्टिविटी गलियारे के रूप में लॉन्च किए गए IMEC का लक्ष्य अरब सागर और मध्य पूर्व में भारत की उपस्थिति को सुदृढ़ करना है। देखिए भारत ने भी दोस्तों कितने सारे समझौते किए हैं, अब आप देख सकते हैं। वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी द्वारा वित्त पोषित IMEC G7 देशों के समर्थन से चीन के BRI परियोजना के प्रति पहल के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। ये G7 देशों द्वारा वित्त पोषित है ये परियोजना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चीन के BRI परियोजना का जवाब है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक जवाब नहीं, भारत ने बहुत जवाब दिए हैं। भारत की तर्कश में बहुत सारे तीर हैं दोस्तों। ये क्वाड है, दूसरा I2U2, तीसरा ये, और चौथा आप देख सकते हैं यहां पर अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जिसके बारे में मैंने अभी चाबार पोर्ट वाले वीडियो में बात की थी। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, ये भी दोस्तों क्या है, चीन की BRI परियोजना का बहुत ही सटीक उत्तर है दोस्तों। और चाबार पोर्ट पर 10 साल के लिए भारत का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो गया है, जो भारत के लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित हुआ है दोस्तों। ठीक, भारत, ईरान और रूस के बीच एक समझौते के माध्यम से स्थापित INSTC 7200 किलोमीटर के व्यापक मल्टी मोड परिवहन नेटवर्क का सृजन करता है, जो हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर को आपस में जोड़ता है। यह परियोजना क्या करती है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर को आपस में जोड़ती है, और इंडिया को सीधे रूस से कनेक्ट करती है ईरान के माध्यम से। समझ में आ रही बात, इंडिया की कनेक्टिविटी दोस्तों सीधे दोस्तों रशिया तक हो जाएगी और यूरोप तक हो जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी परियोजना और बहुत ही सटीक उत्तर है चीन की BRI परियोजना को। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा याद रखिएगा, जब ये चाबार पोर्ट से इंटीग्रेट हो जाएगा दोस्तों, तो इस परियोजना का कोई जवाब नहीं होगा। विश्व की सबसे बड़ी परिवहन परियोजनाओं में सबसे वैल्यूएबल परियोजनाओं में ये एक होगा दोस्तों। ठीक, ईरान में स्थित चाबार बंदर का इसका प्रमुख नोड है, जो अरब सागर और हॉर्मुज जलडबनु मध्य में चीन की गतिविधियों पर रणनीतिक रूप से नजर रखता है। मतलब ये चाबार बंदर का इसलिए भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमें 10 साल के लिए हमारा एग्रीमेंट हो गया है, हमें 10 साल के लिए इसका परिचालन करने का अधिकार मिल गया है, कि हम यहां पर रहकर अरब सागर और हॉर्मुज जलडबनु मध्य में हम क्या कर सकते हैं, चीन की गतिविधियों पर स्ट्रेटेजिक रूप से नजर रख सकते हैं। और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के ग्वादर बंदरगाह का एक विकल्प भी यह प्रदान करता है। हमने क्या किया है, इस बंदरगाह को लेकर हमने ग्वादर पोर्ट जो चीन डेवलप कर रहा है उसको बाईपास कर दिया है। तुम करते रहो डेवलप, तुम मार्ग मत दो हमें अफगानिस्तान जाने का। हम क्या करेंगे, हम सीधे इंडिया से ईरान और ईरान से सीधे यूरोप तक हम चले जाएंगे। आपको स्थान नहीं देना है, रोकते रहिए हमें, लेकिन हमें आगे जाना है तो जीवन में कोई रोक थोड़ी ना सकता है, हमारी इच्छा शक्ति, हम जाएंगे। और कहते हैं ना दोस्तों, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जिनके इरादों में साहस होता है, जिनके इरादों में जान होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, और वो भारत ने करके दिखाया दोस्तों। ठीक, चाइना ने बहुत रोड़ा लगाने का प्रयास किया, लेकिन अल्टीमेटली ईरान ने भारत के साथ समझौता किया, और ईरान को भी समझ में आ गया दोस्तों कि विश्व में आज की डेट में जो भारत है, उसने आज तक किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया कि भारत की विश्वसनीयता पर संदेह कोई देश कर सके। और भारत एक ऐसा देश है दोस्तों जो विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर कहा जाता है। कोई भी युद्ध होता है तो मध्यस्थता के लिए भारत का नाम सबसे पहले आता है, कि भारत दोनों देशों से बात कर सकता है, भारत सुलझा सकता है। UN ने बोला था कि इजराइल हमास संघर्ष को आप रुकवाइए मध्यस्थता के द्वारा। रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ा दोस्तों भारत ने रोल प्ले किया है, वो अभी तक लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन भारत ने कभी भी दोस्तों युद्ध को प्रमोट नहीं किया, लेकिन अन्य देशों ने किया। क्लियर,
चलिए, इसके लिए आप लोग क्या करें, चाबार पोर्ट वाली न्यूज के लिए और अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के लिए आप चाबार पोर्ट वाली वीडियो को देखिए करंट इश्यूज की प्लेलिस्ट में, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन या हिंद महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, इंडियन ओशन से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक अंतर सरकारी गठबंधन है दोस्तों, याद रखिएगा, अंतर सरकारी संगठन है। IORA के सदस्य देश हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार, निवेश और सतत विकास से संबंधित विभिन्न पहलों पर कार्य करते हैं। मतलब व्यापार, निवेश और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित विभिन्न पहलों पर ये देश कार्य करते हैं। ठीक, तो तुम एक BRI लाओगे, हमने क्या किया, हमने इतने जवाब तुम्हें दे दिए कि तुम गिनते रह जाओगे कि कितने जवाब। इसके बाद भारत की क्या है, भारत, तुमने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स लाए, हमने नेकलेस ऑफ डायमंड लॉन्च कर दिया। अब दीजिए, ढूंढते रहिए जवाब। अब भारत का नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति क्या है दोस्तों, देखिए, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के जवाब में भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति अपनाई है, जहां अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ाकर, सैन्य अड्डों का विस्तार कर और क्षेत्रीय देशों के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत कर चीन को घेरने पर बल दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ईंट का जवाब पत्थर इसी को बोलते हैं जो भारत ने दिया है चीन को। और चीन को यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों कि भारत को कम आंकना उसकी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे गलवान घाटी की झड़प ले लीजिए 2020 की, मैंने चाइना की भी वीडियो बनाई है, आप देखिएगा, इंडिया चाइना की, चीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है बॉर्डर पर, उस वीडियो को जरूर देखिए आप सभी लोग। और यहां पर भारत नेकलेस ऑफ डायमंड के तहत अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाया है, भारत ने सैन्य अड्डों का विस्तार किया, क्षेत्रीय देशों के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत किया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, मैंने इंडिया फिलीपींस की वीडियो की थी, फिलीपींस के और दक्षिण चीन सागर एक वीडियो मैंने बनाई है दोस्तों, विवादित क्षेत्र में हुई भारत की एंट्री जरूर देखिएगा। फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई की, अभी वियतनाम में भी डिमांड उठ रही है, वियतनाम को भी सप्लाई करेगा भारत। और लगातार दोस्तों भारत क्या कर रहा है, जो देश हैं उनके साथ अपनी संबंध, राजनयिक संबंध को मजबूत कर रहा है, जिससे चीन को घेरा जा सके। जैसे चीन ने हमारे खिलाफ प्लानिंग की थी, हम चीन के खिलाफ भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। एकदम सटीक जवाब है, एकदम सटे साठियम समाचार है, गलत बात नहीं है दोस्तों, एकदम सही। इस रणनीति का उद्देश्य हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्रों में चीन के सैन्य नेटवर्क और प्रभाव का मुकाबला करना है। एकदम सटीक जवाब चीन के लिए यही है दोस्तों। क्लियर, आप देख सकते हैं क्या है ये नेकलेस ऑफ डायमंड, आप सभी लोग देखिए, यहां पर आप देखिए, ये दोस्तों मंगोलिया है, ये जापान है, यह वियतनाम है, इसके बाद ये आपका चांगी सिंगापुर, इसके बाद दोस्तों इंडोनेशिया का सबांग है, इसके बाद यहां पर आप देखिए सेशल्स का अजम्पशन है, इसके बाद आपका ओमान का ढकम है, इसके बाद दोस्तों ईरान का शाबार पोर्ट है। और दोस्तों हमने भी क्या किया, अब हमने भी अब चाइना को इस तरीके से घेर लिया है। और ये क्या है दोस्तों, ये नेकलेस ही तो है, आपको दिख रहा है शेप, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये नेकलेस जो गले में पहना जाता है, नेकलेस ऑफ डायमंड। याद रखिए, चीन को सटीक जवाब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मिलता है नेकलेस ऑफ डायमंड के माध्यम से, जो आप लोग देख सकते हैं भारत ने कि एकदम सटीक जवाब दिया है। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ये भारत ने चीन को सिखा दिया है कि अब 1962 वाला भारत नहीं है, यह गलती कभी करने की सोचना मत। ठीक है, डोकलाम विवाद में, चाहे वो डोकलाम विवाद हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो गलवान घाटी इंसिडेंट हो, चीन को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि भारत को कमजोर समझना बहुत बड़ी मिस्टेक होगी और वो कतई नहीं समझ सकता और समझना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब संकट में क्यों है चीन का BRI प्रोजेक्ट, इस पर भी क्वेश्चन उठने लगे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए कहते हैं ना दोस्तों का, कोई काम सही नियत से किया जाए तो निश्चित तौर पर सफल होता है, लेकिन अगर नियत ही गलत हो, नियत में ही क्या हो, नियत में ही खोट हो, तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए दोस्तों देखिए संकट में है चीन का BRI प्रोजेक्ट, इस पर सवाल उठने लगे दोस्तों। क्यों, देखिए मार्च 2023 में हार्वर्ड के कैनेडी स्कूल और कील इंस्टीट्यूट की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव संकट में है। इसके अनुसार चीन ने BRI प्रोजेक्ट के नाम पर 20 से अधिक देशों को मार्च 2021 तक $240 बिलियन से अधिक का कर्ज दिया है। मतलब 20 से अधिक देशों को
मार्च 2021 तक $240 बिलियन का ऋण चीन दे चुका है दोस्तों, और कुल कर्ज का लगभग 80% 2016 के बाद जारी किया गया। मतलब 2016 के बाद कुल कर्ज का 80% जारी किया गया दोस्तों। लगभग लगभग मान के चलिए कि 24 दूनी 48, मतलब आप ये कह सकते हैं कि टोटल $190 बिलियन 2016 के बाद दिया गया 20 देशों को। अब आप समझिए, इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, इसके बाद ये कहते हैं कि चीन से कर्ज लेने वाले देशों में ध्यान दीजिए, मालदीव, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, यूक्रेन, श्रीलंका, जिबूती, बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। और इसमें से दोस्तों आप देख सकते हैं भारत के पड़ोसी देशों में एक मालदीव, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश। 4 देश तो यही है दोस्तों जो क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के भागीदार है। क्लियर। चीन इन देशों को इसलिए कर्ज देता है ताकि ये देश डिफॉल्ट होने से बचें और बीआरआई प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दिया जा सके। चीन ने इसलिए कर्ज दिया कि ये देश डिफॉल्ट ना करें, इसलिए ताकि इनके बीआरआई प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी इन देशों की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही और चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कैसे फेल होने के कगार पर है, आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रही बात दोस्तों? क्लियर। अब कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो श्रीलंका ऋण जाल में फंस चुका है, बांग्लादेश को समझ में आ चुका है, पाकिस्तान को भी बहुत जल्द समझ में आएगा, मालदीव को भी बहुत जल्द समझ में आएगा दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, चलिए अब दोस्तों चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट से लोग निकलना भी शुरू कर चुके हैं। पहले देखिए फिलीपींस निकला, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब G7 अर्थव्यवस्था में शामिल देश इटली भी अब चीन की बीआरआई प्रोजेक्ट से बाहर जा चुका है। क्लियर। आप देख सकते हैं यहां पे इटली की प्रमुख और चीन के प्रमुख जिनपिंग है। ठीक है, आप देख सकते हैं इटली ने एग्जिट किया है। ये बहुत बड़ा दोस्तों सेटबैक है चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट को, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने साल 2013 में बीआरआई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है ये इन्होंने कहा था। और इन्होंने कहा था कि वो हिस्टोरिक जो सिल्क रूट है उसको रिवाइव कर रहे हैं, ऐतिहासिक सिल्क रूट के तौर पर पेश किया था। मध्यकाल में चीन सहित कई देश एशिया और यूरोप के देशों से व्यापार करने के लिए सिल्क रूट का इस्तेमाल करते थे। ये इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, कनिष्क के टाइम में सिल्क रूट था दोस्तों। कनिष्क ने उस सिल्क रूट पर ही कब्जा कर लिया था और टैक्स वसूलता था। ठीक है, चीन सहित कई देश एशिया और यूरोप के देशों के साथ व्यापार करने के लिए सिल्क रूट का इस्तेमाल करते थे मिडिल पीरियड में, मतलब मेडिवल पीरियड में, मध्यकाल में। और दुनिया भर में अपनी पहुंच सुनिश्चित कर व्यापार, निवेश और राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए चीन के प्रयासों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब इटली ने औपचारिक रूप से बीआरआई प्रोजेक्ट से बाहर होने की घोषणा की। इससे पहले नवंबर में ही दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की नाव और चीनी तटरक्षक जहाज में टक्कर के बाद फिलीपींस ने बीआरआई प्रोजेक्ट से अलग होने की घोषणा कर दी थी। मतलब पहले फिलीपींस छोड़ा, अब इटली ने छोड़ा। फिलीपींस छोड़ता है नवंबर में और इटली ने अभी छोड़ा। अब आप समझ जाइए दोस्तों, चीन की विश्वसनीयता और इसकी नीयत पर लोगों को समझ में आ गया है कि क्या इनकी नीयत है, वास्तविकता, इसलिए लोग अलग हो रहे हैं धीरे धीरे। क्लियर हो गई बात? यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं बीआरआई प्रोजेक्ट से इटली का अलग होना चीन के लिए इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि इटली यूरोपीय यूनियन की तीसरी और वैश्विक स्तर पर 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा इटली बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला एकमात्र G7 देश था। मतलब एक तो एकमात्र G7 कंट्री था, मतलब विश्व की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह G7 है, उसका एकमात्र देश था जो शामिल था। लेकिन वो भी अब एग्जिट हो चुका है। वैश्विक स्तर की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो एग्जिट कर चुका है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है दोस्तों चीन के लिए। 2019 में इटली शामिल हुआ था, उस वक्त भी उसके पश्चिमी सहयोगी देशों ने इसका विरोध किया था दोस्तों, मना किया था अमेरिका से सभी देशों ने कि मत शामिल हो, लेकिन नहीं माना क्योंकि बीआरआई में शामिल होने से इटली G7 का एकमात्र देश, बीआरआई में शामिल होने वाला एकमात्र G7 देश था। और अमेरिका और कई यूरोपीय देशों के चीन के साथ रिश्ते तनावपूर्ण स्थिति में हैं। और अमेरिका ने इटली सरकार को यह स्पष्ट कर दिया था कि बीआरआई में इटली की भागीदारी G7 में उसकी स्थिति के लिए विरोधी है। मतलब अमेरिका ने सीधे बोल दिया था दोस्तों कि अगर आपकी बीआरआई में भागीदारी है तो G7 में आपकी उपस्थिति दोस्तों दोनों क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और बाद में इटली को समझ में आया कि बहुत बड़ी दोस्तों ये एरर थी कि हम बीआरआई में गए। ठीक, इसके बाद दोस्तों, इसके बाद G7 समूह ने एक आधिकारिक नीति अपनाई है। कौन सी? डी रिस्किंग का नाम दिया, जिसे डी रिस्किंग का नाम दिया है। नाटो में इटली के पूर्व राजदूत स्टेफानिनी का कहना है कि चीन के साथ पश्चिमी देशों के बिगड़ते संबंध और खासकर रणनीतिक क्षेत्रों में चीन पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के मद्देनजर
बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल रहना मुश्किल था। अब देखिए इटली तो अलग हो गया क्योंकि वो समृद्ध अर्थव्यवस्था है, कमजोर नहीं है वो, ठीक है, पैसे की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है दोस्तों, उसने अलग कर लिया क्योंकि रणनीतिक, ध्यान दीजिए क्या बोला उसने, रणनीतिक क्षेत्रों में चीन की निर्भरता कम करना, बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में चीन के प्रेजेंस को हटाना है, इसलिए छोड़ा इटली ने एक। और इटली तो निकल गया, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, आर्थिक शक्ति है दोस्तों, लेकिन श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान जैसे देश कभी शायद ही निकल पाए दोस्तों, और जो छोटे छोटे अफ्रीकी देश हैं, क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वो नहीं है, ना इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो चीन की नीयत तो दोस्तों खोट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इटली ने क्लियर कट बोल दिया है अपने स्टेटमेंट में, इसलिए कहा कि चीन में शामिल रहना मुश्किल था। वहीं दोस्तों दक्षिण चीन सागर में फिलिस्तीनी नाव और चीनी तटरक्षक जहाज में टकराव के बाद फिलीपींस ने भी इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के कुछ क्षेत्रों पर चीन के दावों के कारण फिलीपींस में चीन के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है। चीन क्या करता है, दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से पर कब्जा कहता है मेरा है 9-9 के माध्यम से, और फिलीपींस का क्षेत्र जो है, अधिकार क्षेत्र वाला जो एरिया है, वो भी इसमें क्या है, क्लैश करता है। तो जो फिलीपींस के लोग कहते हैं कि चीन जबरदस्ती क्या कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, अपनी आर्थिक शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, और वहां के लोगों में गुस्सा है, और इसीलिए फिलीपींस ने इन्हें छोड़ दिया दोस्तों। नवंबर में इस प्रोजेक्ट को बहुत बढ़िया काम किया, और अभी फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदा है, और भारत फिलीपींस पे पोर्ट का भी, पाटन पोर्ट का भी डेवलपमेंट कर रहा है अदानी ग्रुप। आपने देखा होगा, मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग देखिएगा। क्लियर, करंट इश्यूज की प्लेलिस्ट में। अमेरिका समेत कई पश्चिमी यूरोपीय देश पहले ही चीन के इस प्रोजेक्ट से किनारा कर चुके हैं। भारत भी बीआरआई में शामिल होने से इनकार कर चुका है। ऐसे में इटली के अलग होने के बाद बीआरआई में छोटे छोटे और ज्यादातर अफ्रीकन देश ही रह गए हैं। इनमें से कई देश ऐसे हैं जो चीनी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। उसमें से बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जो चीनी कर्ज के बोझ तले दबे हुए। चीन कर्ज पे कर्ज दे रहा है और उनको किरण जाल में फांस चुका है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, तो भविष्य इसका क्या होगा, ये तो काल ही बताएगा, मतलब आने वाला भविष्य बताएगा दोस्तों, इसका उत्तर हमें मिलेगा। लेकिन इसका शुभ संकेत दोस्तों नहीं मिल रहा, ये बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि नीयत एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो मैंने आपसे कहा, अगर सही नीयत से कोई काम किया जाए तो परिणाम भी अच्छे दिखते हैं, और अगर नीयत ना सही हो तो परिणाम भी दुष्परिणाम में परिवर्तित होते देर नहीं लगती। और आप देख रहे हैं दोस्तों, विश्व की किसी बड़ी अर्थव्यवस्था ने इस प्रोजेक्ट का स्वागत नहीं किया, क्योंकि चीन का वेस्टेड इंटरेस्ट सबको समझ में आ रहा है, और पूरा विश्व दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति से वाकिफ हो चुका है। तो कोई दूसरी व्यापारिक कंपनी या किसी दूसरे व्यापारिक देश को कोई विश्व बर्दाश्त नहीं करेगा, और ना करना चाहिए। भारत ने तो कतई मना कर दिया, सबसे पहले मना किया था भारत में, और बाद में सभी देश देखिएगा धीरे धीरे इससे अलग हो जाएंगे, और सबको समझ में आ चुका है, श्रीलंका को समझ में आ चुका है, बांग्लादेश को समझ में आ चुका है, मालदीव को भी आ जाएगा समझ में, पाकिस्तान को भी आएगा दोस्तों, निश्चित तौर पे कोई दो राय नहीं है। और ये देश भी देखिएगा एक दिन अफसोस करेंगे डिसीजन पर, ये चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट को हमने क्यों शामिल किया। ठीक, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए करंट इश्यूज को डेली फॉलो करिए दोस्तों। आपको डेली एक वीडियो मिलती है, बहुत ही बड़ी बेहतरीन नॉलेज आपके लिए लेकर आया हूँ। चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, कैसे चीन भारत को घेर रहा है ये मैंने बताया, भारत का काउंटर अटैक क्या है ये भी मैंने आपको बताया, और चीन का बीआरआई प्रोजेक्ट की A to Z सारी चीजें मैंने आपको बताई। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जीएस पेपर 2 यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको नॉलेज भी मिला होगा उम्मीद करता हूँ। चीन की रणनीति भी क्लियर हुई होगी। बीआरआई प्रोजेक्ट तो एक शब्द दिखाने के लिए है, मुखौटा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, पूरे विश्व में अपनी संप्रभुता को बढ़ाना और सर्वोच्चता को सिद्ध करना। थैंक यू।